हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सेमी होटल्स की। उसका Q3 का रिजल्ट आ चुका है और टॉप लाइन के अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स तो ठीक थे, अच्छे थे। एबिटा हाईएस्ट एवर, पीबीटी हाईएस्ट एवर, पैट हाईएस्ट एवर, मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। इनफैक्ट उनका जो ACIC वाला पोर्टफोलियो है उसके भी काफ़ी अच्छे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में बाय द वे लिंक डाल दूंगा। मैंने Q1 में बहुत ही डिटेल में जाके इसका एनालिसिस किया था, क्या कंपनी करती है, कितने सेगमेंट्स हैं, कहाँ पे कौन कौन से होटल्स हैं, और उसका परफॉर्मेंस इंक्लूडेड Q1 में डिस्कस किया था। Q2 में भी बहुत अच्छा डिटेल्ड वाला एनालिसिस था। दोनों के लिंक मैं डाल दूंगा। बट एक प्रॉब्लम है कि जो फर्स्ट वाला एनालिसिस है, Q1 का जो एनालिसिस है, Q1 FY25 का, उसका यूट्यूब में वीडियो में कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन सेट हो गई हैं। मैंने नहीं की हैं, यूट्यूब की टीम ने की है। एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम कि ऐसा क्यों हुआ। आई रियली डोंट नो। कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ उसमें फॉलो नहीं किए हैं। आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस मैंने फॉलो नहीं करी हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। बट हो सकता है कि शायद उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात हुई होगी कि ये वैल्यूशंस मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वो शायद उन्होंने आई डोंट नो। क्योंकि मैं बहुत सारा यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनकी बात सुनता हूँ, किसी का चैनल ब्लॉक हो रहा है, किसी की वीडियोस लेफ़्ट राइट एंड सेंटर रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, हटाई दी जा रही हैं। तो अभी और परसों सेबी का भी सर्कुलर आया है कि बहुत सारा स्ट्रिक्ट हो चुका है वैल्यूशंस के ऊपर बात करना, स्टॉक प्राइस के ऊपर बात करना। आई नो वो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के लिए है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू फॉलो द रेगुलेटर। सो अब से मुझे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इवन दो मैं पहले भी कोई सजेशंस रिकमेंडेशन नहीं करता था, बट अब से तो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो अभी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वैसे मैं यूजुअली स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देता नहीं हूँ, मुझे बहुत वाहियात चीज़ लगती है वो, बट अब शायद देना पड़ेगा कि जो भी मैं इस वीडियो में कहूँगा, ये मेरा एक एनालिसिस मैंने प्रेजेंट किया है सेमी होटल्स को लेके, और क्या मुझे लगता है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं करूँगा, वैल्यूएशंस की बात नहीं करूँगा। तो हम बात करते हैं Q3 FY25 के हाइलाइट्स। आप देखो रेवपार में अच्छा खासा ग्रोथ आया है। तो मैंने आपको बताया पहले भी रेवपार और ARR में डिफरेंस। मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक डाल दूंगा वीडियोस के, तो आप इसके बाद वो भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो रेवपार और ARR, एवरेज रूम रेवेन्यू, और रेवपार मीन्स रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम रेवपार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सारे रूम अवेलेबल हैं। मीन्स चाहे वो वेकेंट हैं, नहीं हैं, ऑक्यूपाइड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी रूम की इन्वेंट्री किसी भी होटल के पास है, तो डिनोमिनेटर में वो जाता है और न्यूमिनेटर में आता है जितना भी रेवेन्यू कमाया है सारे रूम्स को मिला के। तो रेवपार का फॉर्मूला हो जाता है टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एवरी रूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रूम्स। जितने भी अवेलेबल हैं, खाली हैं, वेकेंट हैं, भरे हुए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ARR जब हम बात करते हैं एवरेज रूम रेवेन्यू की, तब हम बात करते हैं सेम न्यूमिनेटर सेम रहता है, टोटल रूम रेवेन्यू जितना भी सब रूम्स को मिला के जनरेट हुआ है, डिवाइडेड बाय ऑक्यूपाइड रूम, कितने ऑक्यूपाइड हुए हैं। तो डिनोमिनेटर में आप देखो, अगर रेवपार की बात करें तो सारे रूम्स आ रहे हैं, अवेलेबल रूम जितने भी हैं कंपनी के पास, किसी होटल के पास, चाहे वो ऑक्यूपाइड हैं या वेकेंट हैं। लेकिन ARR जब हम एवरेज रूम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपका आता है सिर्फ अब जितने भी रूम ऑक्यूपाइड हैं। तो ऑफ कोर्स जो ARR का फिगर है उसमें डिनोमिनेटर छोटा है, बिकॉज वही रूम हम काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे वही रूम इंक्लूड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में जो ऑक्यूपाइड है। तो ARR आपका ज़्यादा रहता है। लेकिन रेवपार आपका पूरा एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। इट प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर, कि उसमें आपके वो भी रूम्स अकाउंट हो जाते हैं जो वेकेंट है। तो जितनी ज़्यादा आपकी वैकेंसी होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेवपार होगा। और रेवपार बढ़ता इसलिए है कि आप किस मार्केट में किस मार्केट में कैटर कर रहे हैं आप। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोयम्बटोर, ये सब मार्केट्स हैं अभी जहाँ पे रेवपार अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है, 20+ से ग्रो कर रहा है। 24 आई थिंक हैदराबाद 24 के रेवपार से ग्रो कर रहा है इस टाइम पे, और बेंगलुरु जो है वो 20 से अबव रेवपार से ग्रो कर रहा है। पुणे भी 17% से ग्रो कर रहा है। मैंने लिखा हुआ है, आगे जाके वो चीज़ें मैं बताऊंगा। कोयम्बटोर एंड वाइजैक तो अभी एक्सेप्शनली हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं। रेवपार की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की नहीं, ठीक है। तो रेवपार अगर 15% से आपका बढ़ रहा है, 13 to 15% से, अगर इस रेंज में आपका बढ़ रहा है जिस मार्केट में आप हैं, तो वो हर कंपनी के हिसाब से रेवपार उसका अलग होता है। तो सेमी का अलग है। अगर मैं इंडियन होटल्स की बात करूं तो 14 पॉइंट समथिंग उसका रेवपार है Q3 का, जो 14 पॉइंट समथिंग से बढ़ा है वो। और वाई अगर मैं सेमी का आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो 15% से वाई रेवपार में इंक्रीज आया, सॉलिड, बहुत ही अच्छा।
टोटल इनकम की मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया टॉप लाइन इनका बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है इस क्वार्टर में, बट उसके पीछे रीजंस हैं, रीजंस भी आगे जाके डिस्कस करूंगा। लेकिन टॉप लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं, कुछ मज़ा नहीं आया, सिर्फ हार्डली 10% का वाई ग्रोथ है टॉप लाइन में, बट उसके पीछे रीजंस हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। एबिटा ठीक ठाक बढ़ा है, मीन्स अगर रेवेन्यू ही 10% से बढ़ा है तो एबिटा में क्या ही मैं स्कोप करता, क्या ही हम होप कर सकते हैं एबिटा बढ़ने की। तो 15% से बढ़ा है। ऑब्वियसली होटल जो कंपनीज हैं इस टाइम पे, उनको सबको मोर ऑफ्टन देन नॉट हर कंपनी को इस टाइम पे, होटल कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बिकॉज उनका रेवपार बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और एबिटा मार्जिन सबके नॉर्थ ऑफ 42%, 42% से अच्छे हैं। इस कंपनी के भी अच्छे हैं एंड देयर इज़ मोर रूम फॉर एक्सपेंशन इन मार्जिन। और पैट आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ का पैट आपको दिखेगा, 22.8 करोड़ का, मिलियन में है तो 10 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या आप देखो, इंक्लूड्स वन टाइम नॉन कैश इम्पैक्ट ऑफ रीफाइनेंसिंग ऑफ 6.5 CR, 65 मिलियन रुपीज़। तो अगर ये इन्होंने क्या किया, जो प्री IPO का इनका वन ऑफ द लोन्स जो था हाई 13.5% पे वो लोन का इंटरेस्ट था, उन्होंने रीफाइनेंस करवाया जिसके जिसके साथ भी वो लोन था, अभी वो 9.3% पे आया है। लेकिन जो इनका जो वन टाइम एक्सपेंस इन्होंने दिया था स्टार्टिंग में, और वो पूरा अमोर्टाइज होना था लोन के ड्यूरेशन के लिए, बट इन्होंने यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करी, तो 6 CR को इनको एक कह सकते हैं नॉन कैश इम्पैक्ट है, जेब से गया नहीं बट नॉन कैश इम्पैक्ट है। जैसे डिप्रिसिएशन आपका नॉन कैश इम्पैक्ट होता है, उससे आपका एक्चुअल डिप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्चुअल कैश आउटफ्लो, आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है, इट्स एन अकाउंटिंग गिमिक। तो आपको वहाँ पे नॉन कैश इम्पैक्ट आपको पता चलता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल और डिप्रिसिएशन को हम अकाउंट करके कैश फ्लो निकालते हैं, वो कभी और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6.5 करोड़ से आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गया, जेब से पैसा नहीं गया, नॉन कैश इम्पैक्ट लिखा है यहाँ पे वो, लेकिन वो अकाउंटिंग टर्म्स में बढ़ गया है, तो आपका जो पैट है वो 6.65 करोड़ से कम हुआ है। तो इस बारी पैट कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ होना था इस कंपनी का, इफ़ नॉट फॉर दैट वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ESOP और नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, वो भी कम होते जा रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू। तो आप साइड में देखो 15.1% YoY ग्रोथ इन रेवपार डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस डिमांड अक्रॉस की सेगमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल लेवर्स इन प्लेस टू ऑगमेंट सेम स्टोर ग्रोथ। मैं अभी भी कंपनी को लेके कोई मेरा थीसिस नहीं बदला है जस्ट बिकॉज एक क्वार्टर खराब हो गया है। आगे देखूँ बताऊंगा मैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव अपडेट्स हैं इस कंपनी के लिए, बट ऑफ कोर्स लास्ट में जाके रिस्क को भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि रिस्क को भी मैं एड्रेस करके चलूँ, वो भी अब चीज़ें आपके साथ मैं बताऊंगा। तो अभी आप एक चीज़ और देखें, यस, रेवपार्स कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड। आप देखेंगे हिस्टोरिकली रेवपार इनका अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है, 15 कभी 16 से कभी 20% YoY से, इस टाइम पे बढ़ा है 15% YoY से। और आप देखेंगे कि सेगमेंट वाइज रेवपार ग्रोथ भी देखेंगे जो साइड में दिया है, अपर अपस्केल एंड अपस्केल, इनके 3 सेगमेंट हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सैमी एक होटल ऑपरेटर है। मोर ऑफ्टन देन नॉट इनका जितना भी पोर्टफोलियो है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, इन्होंने वो रीब्रांड करें, रेनोवेट करें, रीमॉडिफाई करें। मींस इनको कहीं दिखता है कि ओके ये एक होटल है, 3 स्टार होटल है लेट्स सपोज, और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका जो मैनेजमेंट है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो सैमी क्या करता है, उस होटल को खरीदता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको रेनोवेट करता है, और उसको 3 स्टार से 4 स्टार या 5 स्टार में कन्वर्ट करेगा। और जो ग्लोबल ये जो प्लेयर्स हैं, मैरियट हो गया, शेरेटन हो गया, इन सब के साथ ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, और उन सब वो सब फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को रन करते हैं, और मैनेजमेंट फीस एंड ऑल ऑपरेशनल फीस सैमी उनको प्रोवाइड करता है। तो सैमी क्या करता है, ये डिफरेंट क्यों है और ये अच्छा क्यों है, बिकॉज ट्रेडिशनल जो होटल कंपनीज़ हैं वो फ्रॉम द स्क्रैच होटल बिल्ड करती हैं, और उसमें लग जाता है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, 2 से 3 साल टाइम लग जाता है, अगर आपको कभी कभी 4 साल, अगर आपका जो इन्वेंट्री है वो बहुत बड़ी है। जस्ट लाइक इन हॉस्पिटल्स, उसमें भी जैसे यथार्थ है इस टाइम पे, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्विजिशन कर रहा है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन होटल्स को एक्वायर कर रहा है, फिर वहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को ला रहा है, फिर उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है ताकि उनके क्लाइंट्स आएँ और स्टिकीनेस बढ़े, और अच्छे मींस आपके प्राइवेट इंश्योरेंस से ज़्यादा क्लाइंट्स आए रादर देन गवर्नमेंट इंश्योरेंस। लेकिन चलो वो डिस्कशन कोई और टॉपिक है, कभी हॉस्पिटल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। सैमी का क्या है, ये जल्दी चीज़ें करता है। अब जो जहाँ 3 साल लगने होटल को पूरा रेनोवेट करने, पूरा फ्रॉम द स्क्रैच बनाने में 3 to 4 years लगने हैं, सैमी वही काम 1 से 2 साल में कर देता है। अगर 1 साल में भी करता है जब कम रेनोवेशन करना हो, बहुत बड़ा स्केल है अगर रेनोवेशन का, तो ऑब्वियसली आपको 2 साल लग जाएंगे। तो ये चीज़
चीज़ है, अब जितने भी होटल्स सेमी रन करता है वो 3 अलग सेगमेंट में रन करता है। सबसे पहले क्या सेगमेंट है, आप साइड में आप देखो, अपर अपस्केल एंड अपस्केल। ये बहुत ज़्यादा इनका जो पर की का जो रूम रेंट होता है, प्राइस कह लो, रेवेन्यू जनरेशन एबिलिटीज़ कह लो, ये बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत लग्जरी पोर्टफोलियो होता है ये। फिर उसके नीचे एक और सेगमेंट आता है अपर मिड स्केल, ये उससे थोड़ा कम होता है। इतना अच्छा मार्जिन नहीं हो, मार्जिन्स अच्छे होते हैं बट उतने अच्छे नहीं होते, रूम रेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जो बिल्कुल लग्जरी होटल्स में नहीं रह पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इनको लेते हैं। और बाकी एक आता है आपका मिड्स के लिए, तो बहुत ही छोटा, मीन्स आपका लास्ट में दिखाऊंगा हर पर की में कितना इनको मिलता है उसमें, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि तीनों सेगमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन की पोटेंशियल है वो कितना डिफरेंस होता है तीनों सेगमेंट्स में। तो ये मोटा माटी 3 सेगमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साइड में देखो क्या लिखा है, एस्टेब्लिश्ड larger base of demand and continued growth in commercial activities across key markets driving RevPAR growth। तो सैमी में एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये बिजनेस जो ट्रैवल है उसको ज़्यादा केटर करता है। तो आप देखेंगे ये जो अपनी इन्वेंट्री बना रहा है, जो मैं आगे जाके अच्छे से दिखाऊंगा, पूरा एक स्लाइड है कि FY 25 में कितनी इन्वेंट्री इनके पास आने वाली है। जो एक ही क्वार्टर बचा है अब तो, हम लास्ट क्वार्टर में ही हैं बेसिकली। फिर FY 26 में ये कितने प्लान कर रहे हैं रेनोवेशन के और कितनी न्यू इन्वेंट्री ला रहे हैं, और FY 27 में भी। तो आप देखेंगे जितना भी ये टारगेट कर रहा है न्यू इन्वेंट्री का, वो या तो वाइट फील्ड में कर रहा है, या हाईटेक सिटी में कर रहा है बैंगलोर में, या फिर हैदराबाद में कर रहा है, पुणे में कर रहा है, जहाँ जहाँ अच्छे मार्केट है, कोयम्बटोर और चेन्नई में एक श्री रेम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आगे आगे जाके इन द वीडियो जब हम स्लाइड देखेंगे तो वहाँ से मैं भी ठीक से प्रोनाउंस कर लूँगा, तो उसको भी हम देखेंगे। श्री पेरम्बदूर ऐसे ही करके कोई नाम है, आई एम रियली सॉरी इफ आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट राइट नाउ। तो सारे जो ये होटल्स एक्वायर कर रहा है, अभी इसने इनमार को भी एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले, हाईटेक सिटी में बैंगलोर में 142 रूम का ऑपरेटिंग होटल है, और एक साइड में एडजेसेंट बैंक भी है। सॉरी, वाइट फील्ड में किया था, नॉट हाईटेक सिटी में। साइड में एडजेसेंट बैंक भी है जहाँ पे ये फ्रॉम द स्क्रैच 200 to 220 रूम्स खड़ा करेंगे। उसके ऊपर 2 साल लग जाएगा उसमें, लेकिन 142 रूम्स का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होटल है उसमें, तो उसको एक कन्वर्ट करेंगे मैरियट वगैरह के साथ, इन्होंने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो चीज़ भी आगे हम जाके देखेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बिजनेस ट्रैवल को बहुत अच्छे से केटर करता है। वो खैर मैं Q1 Q2 में भी आपको बता रखा है ये चीज़। ये नॉर्मल आपका जो बाकी होटल्स हैं, इंडियन होटल्स हैं, और जितने भी होटल्स हैं, लेमन ट्री, जितने भी ये होटल्स हैं, इन सब से बहुत अलग है। ये बिज़नेस को केटर करता है, और बिज़नेस का आपको पता है, जैसे बेंगलुरु में आप सुनेंगे, हैदराबाद में आप सुनेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, GCCs जिन्हें हम कहते हैं, वो खुल रहे हैं अभी। रिसेंटली आप देखेंगे मैकडोनल्ड्स ने भी एक अपना या तो वाइट फील्ड में या हाईटेक सिटी में उन्होंने अपना GCC खोला है। तो जितना भी डिमांड बढ़ता है बिजनेस ट्रैवल का, तो इस सारा को केटर करने के लिए सेमी ऑलरेडी पोजीशनड है, और बहुत अच्छी इन्वेंट्री ये अपनी डेवलप कर रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम एक या आगे 1 to 2 ईयर्स टाइम फ्रेम अगर लें, तो ये जो इनकी अपर अप स्केल में जो इन्वेंट्री है, जो सबसे हाईली प्राइस्ड होती है, सबसे ज़्यादा इनका एबिटा मार्जिन इसमें होता है, वहाँ पे ये डबल कर देंगे अपनी इन्वेंट्री को, 87% से बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में। तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल मेरे को दिखता है यहाँ से। बाकी बाकी आगे भी हम और चीज़ें देखेंगे। अभी आप देखो अपर अप स्केल एंड अप स्केल एसेट्स, 5 होटल्स हैं इनके पास अपर अप स्केल एंड अप स्केल में। इस सेगमेंट में 3 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा एबिटा मार्जिन्स वाला सेगमेंट है। 5 होटल्स हैं, 1074 रूम्स हैं इन 5 की स्टेट्स। 22% ऑफ द ओवरऑल रूम इन्वेंट्री है। जितने भी इनके पास रूम्स हैं, 22% अपर अप स्केल एंड अप स्केल में आते हैं। 43% ऑफ एसेट रेवेन्यूज़ फॉर Q3 FY 25। ये कंपनी सिर्फ होटल से नहीं कमाती है, माइस रेवेन्यू भी होता है, मीटिंग्स एंड ये जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनसे भी कमाते हैं, एंड फूड एंड बेवरेज से भी कमाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं इनके होटल्स में ही। तो खाली जो ये होटल से कमाते हैं उसको ये एसेट इनकम कहते हैं, एसेट एबिटा कहते हैं। तो यहाँ पे एसेट रेवेन्यूज़ कहते हैं। और अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो 43% ऑफ एसेट रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, जो इन्होंने जनरेट किया Q3 में। हमेशा 43 नहीं रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट Q3 में 43% ऑफ द ओवरऑल एसेट रेवेन्यूज दे जनरेटेड फ्रॉम दिस सेगमेंट, अपर अपस्केल एंड अपस्केल एसेट्स में। और 34% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फूड एंड बेवरेज। अगर जो मैं फूड एंड बेवरेज की बात करूँ, वो एसेट इनकम और एसेट रेवेन्यूज में नहीं आता है, वो फूड एंड बेवरेज वाले में आता है। ठीक है, अब साइड में आप देखो, जो मैंने ARR रेवपार बताया था, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑक्यूपेंसी आप देखो, Q3 FY 25 में 75% ऑक्यूपेंसी थी, और FY 24 में वो 74% थी। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत लोगों ने
एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी मेरे को ये सजेस्ट किया या बताया, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब लोग आके अपना पॉइंट रखते हैं। गलत है, सही है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे से आप आपने अपना पॉइंट रखा, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट वो पॉइंट मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। बिकॉज बहुत लोगों ने बोला कि Q3 जो आपका होता है वो बिजनेस के लिए बहुत बेकार होता है, विच इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट, बिकॉज Q3 में दिवाली, दशहरा एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, न्यू ईयर भी आता है, तो जो बिजनेस ट्रैवल होता है उसकी बिजनेसेस ऑफ होते हैं, तो बिजनेस ट्रैवल उसमें कम हो जाता है। बट इस कंपनी के हिसाब से आई डोंट थिंक वो इस बारी रीज़न रहा होगा। एक रीज़न हो सकता है, बट बहुत बड़ा रीज़न नहीं था वो, जिस वजह से सिर्फ 10% से टॉप लाइन ग्रो किया है। उसके पीछे कुछ और रीज़न है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन वो रीज़न मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा रेवेन्यू के सप्रेशन में। बिकॉज आप देखो ना, ऑक्यूपेंसी 75% ही थी इस बार भी, और सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू आता है अपर अप स्केल से ही आता है, तो आई डोंट थिंक ऑक्यूपेंसी वॉज अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आप यहाँ से प्लीज़ देखें, और थोड़ा क्रॉस चेक भी करें अपने आर्ग्यूमेंट्स को। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई रियली अप्रिशिएट दैट आप लोगों ने सामने आके कोई आर्ग्यूमेंट किया और पॉइंट रखा। तो ARR आप देखें, ARR आपको हमेशा हाई दिखेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया उसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है। रेव पार में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, बिकॉज रेव पार में जो वेकेंट रूम होते हैं वो भी आ जाते हैं, और ARR में डिनोमिनेटर में वेकेंट रूम को नहीं लिया जाता है। लेकिन आपको अगर ARR दिया है तो आप रेव पार अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई कर दो ARR को, आपका रेव पार आ जाएगा। फॉर्मूला भी वही है, आप डिनोमिनेटर का ही तो डिफरेंस है। रेव पार में आप वेकेंट होटल रूम्स को भी इंक्लूड करते हैं डिनोमिनेटर में, और ARR में आप वेकेंट रूम को इंक्लूड नहीं करते हैं, न्यूमिनेटर सेम रहता है। तो द मोमेंट यू मल्टीप्लाई योर ARR बाई ऑक्यूपेंसी, जो यहाँ पे है 10683 को आप 75 से 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8043 आएगा। तो ये चीज़ आप देखें, दोनों ARR भी अच्छे उससे बड़ा है, बिकॉज आप देखेंगे दो ग्रीन ट्राइंगल यहाँ पे हैं, और ऊपर इन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स, दो ग्रीन का मतलब स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स। तो ऑक्यूपेंसी तो भले ही इनका एक ही परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन ARR और रेवपार जो है काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ा है, काफ़ी अच्छे पेस से बढ़ा है। ठीक है, अभी इसमें से थोड़ा सा और यहाँ नीचे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपर अप स्केल एंड अप स्केल इन्वेंट्री टू इंक्रीज बाई 930 रूम्स। देखो, अगर सैमी अपने होटल्स की इन्वेंट्री जो है, कीज़, नंबर ऑफ़ कीज़ जो है, नंबर ऑफ़ रूम्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, एक ही चीज़ है, इन्वेंट्री, नंबर ऑफ़ कीज़, नंबर ऑफ़ रूम्स एक ही चीज़ है। ये अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? ये अपर अप स्केल और अप स्केल एसेट्स में इंक्रीज़ करे रूम, या फिर मिड स्केल में करे, या सिर्फ अपर स्केल में करे? नहीं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा रूम आपके अपर अप स्केल एंड अप स्केल में आएंगे, बिकॉज वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेवेन्यू भी, रेवपार भी बहुत हाई है, ARR भी बहुत हाई है। मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप रेवपार देखो 8043 का है, और ARR देखो 10683 का है। अभी नीचे वाला जो सेगमेंट आएगा उसमें आप देखना कि रेवपार कम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। 930 रूम से इंक्रीज़ होगा। 525 उसमें से भी कैसे कैसे, तीन अलग अलग सब पॉइंट्स हैं इसके। 525 रूम्स टू बी एडेड इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद फ्रॉम द लेटेस्ट एक्विजिशन एंड लीज साइनिंग, जो मैंने आपको बताया कि एक तो वाइट फील्ड में इन्होंने एक्वायर किया है, 142 रूम्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। इनमार वाले को जो इन्होंने एक्वायर किया था, मैंने पोस्ट डाला था, सो आई होप आप सबको वो पता हो, नई चीज़ ना हो आपके लिए। इनमार टूरिज्म को इन्होंने एक्वायर किया था, 142 रूम का ऑपरेटिंग होटल था वो ऑलरेडी, और उसके पास एक लैंड बैंक अवेलेबल था जहाँ पे ये 200 से 200 से 220 रूम्स और बिल्ड करने की सोच रहे हैं। तो 362 रूम्स तो यहाँ से आ जाएंगे, और एक हैदराबाद में इनका 170 रूम का कन्वर्जन चल रहा है ऑफिस बिल्डिंग का, तो वो भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हाईटेक सिटी हैदराबाद में चल रहा है। तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो 525 रूम्स यहाँ से इनके विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आ जाएंगे। टाइम लगेगा इसमें। 142 रूम जो हाईटेक का, जो मैंने इनमार का बताया, वो तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। तो ये जो 525 इन्होंने लिखा है, 525 रूम्स, कुछ तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, कुछ 1 से 2 साल के बीच में इनके पास इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी, तो वहाँ से पोटेंशियल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट, 331 रूम्स पोस्ट रीब्रांडिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ ACIC पुणे एंड जयपुर एसेट्स टू कोर्टयार्ड बाय मैरियट एंड ट्रिब्यूट। ये मैंने आपको पहले भी बहुत सेकंड वाले क्वार्टर में भी बताया था, फर्स्ट में भी बताया था कि ये क्या कर रहे हैं। जो इनका ACIC के अंदर 6 होटल्स इनके आते हैं, उसमें से 2 हैं आपके
ACIC पुणे एंड ACIC जयपुर, इन दोनों को ये कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरिट के साथ इन्होंने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, अपना साइन किया है। एक को ये पुणे जो ACIC पुणे है उसको कन्वर्ट करके रीब्रांडिंग करके उसको रेनोवेट करके ये कोर्टयार्ड बाय मेरिट में करेंगे। और जो जयपुर वाला ACIC है उसको ये क्या करेंगे, ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो बाय मेरिट के अंदर लॉन्च करेंगे। तो दोनों अभी ये अपस्केल एसेट्स में है। फिर कन्वर्जन के बाद जब ये मेरिट इनको मैनेज करेगा दोनों प्रॉपर्टीज़ को, ACIC पुणे और ACIC जयपुर को, तो ये कन्वर्ट होके चले जाएंगे अपर अपस्केल एंड अपस्केल एसेट्स में। तो जो सिर्फ अप स्केल वाला एसेट है इनका, जो अपर मिड स्केल जिसे हम कहते हैं, इस 3 सेगमेंट मैंने आपको बताए थे, राइट। तो जो दूसरा वाला है उससे कन्वर्ट होके सबसे पहले वाले में आ जाएंगे, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो सबसे अच्छा भी सेगमेंट है। तो नीचे वाले से इन्वेंट्री कम होगी, जो इनका सेकंड मिडिल वाला जो इनका सेगमेंट है उससे इन्वेंट्री कम हो जाएगी 331 रूम्स की, बिकॉज एग्जिस्टिंग अभी ये मिडिल वाले में है, उनको ही रेनोवेट करके अपर अपस्केल एंड अपस्केल में लाएंगे। तो वहाँ से इन्वेंट्री 331 रूम्स की कम होगी और यहाँ से इन्वेंट्री बढ़ जाएगी 331 रूम्स की ऊपर वाले में, अपर अपस्केल एंड अपस्केल में। इसीलिए 930 रूम्स लिखा है। और एडिशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 54 रूम्स इन शेरेटन हैदराबाद एंड 22 रूम्स इन हयात रेजेंसी पुणे, यहाँ पे ये एडिशन कर रहे हैं इन्वेंट्री का। कब कब तक ये इन्वेंट्री होगी, आप ये बस नाम यहाँ पे याद रखो, नहीं तो रिवाइंड करते रहना बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक पूरा टेबल दिखाऊंगा लास्ट में, हर प्रॉपर्टी और हर इन्वेंट्री जो ये ऐड कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं उसका कंप्लीशन हो चुका है या कब कंप्लीट होगा, पूरा टाइमलाइन उन्होंने दिया हुआ है इस बारी। बिकॉज लास्ट टाइम एनालिस्ट ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक यार, हर एक होटल का हम कैसे ट्रैक रखेंगे। तो अच्छा इस बार इन्होंने ये किया कि अपने प्रेजेंटेशन में पूरा इन्वेंट्री का इन्होंने पूरा एक टेबल बनाया, रादर पूरी एक स्लाइड बनाई है। अब हम आते हैं अपर मिड स्केल वाले एसेट्स में, जो इससे नीचे आता है। अभी हमने सबसे अच्छे वाले एसेट, अच्छे बुरा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ARR और रेवपार अपर अपस्केल एंड अपस्केल में होता है। फिर आता है अपर मिड स्केल में। अब देखो, मैंने पिछले वाले सेगमेंट में आपको बताया था ARR था 10,600 समथिंग रुपीज़, और अपर मिड स्केल में आते आते वो एसेट ARR कितना हो गया, 6203 हो गया, और बहुत कम हो गया, 40% से नीचे आ गया है। रेवपार देखो, वहाँ पे था पिछली स्लाइड में जो मैंने अपर अपस्केल एंड अपस्केल में दिखाया था, वहाँ पे रेवपार था 8,043 रुपीज़ का, यहाँ पे रेवपार हो चुका है 4,362 का। बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर इन्वेंट्री ऐड करनी ही है तो अच्छा ये रहेगा सेमी के लिए कि सारी की बहुत मेजरली अपनी इन्वेंट्री, जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेंट्री दे आर एडिंग, वो ऐड करें अपर अपस्केल एंड अपस्केल वाले में, बिकॉज वहाँ पे पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत हाई होता है, और सारा का सारा जो पैसा है वो फ्लो थ्रू होके एबिटा और पैट में आता है। एबिटा मार्जिन बहुत हाई है उसके। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं तो ऑक्यूपेंसी, ARR और रेवपार तो आप खुद ही देख लीजिए, मैंने लास्ट उसमें आपको बता दिया था, तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑक्यूपेंसी कम हुई है यहाँ पे, उतनी कम नहीं हुई है, 72 से सिर्फ 70 आई है, नॉट अ बिग डील। तो अपर मिड स्केल में आप देखें 16 होटल्स हैं, 2305 रूम्स हैं, 47% ऑफ द टोटल रूम इन्वेंट्री, 42% ऑफ द एसेट रेवेन्यूज़, 43% एसेट रेवेन्यू जनरेट किया अपर अपस्केल एंड अपस्केल एसेट से, 43% रेवेन्यू जनरेट किया अपर मिड स्केल एसेट से, और बाकी जो किया होगा वो नीचे से किया होगा मिड स्केल एसेट से, और 25% रेवेन्यू फ्रॉम फूड एंड बेवरेज। अब यहाँ पे देखो इनके पॉइंट्स। एडिशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 142 रूम्स बाय एक्विजिशन ऑफ ट्रिनिटी बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल टू बी रीब्रांडेड एंड अपग्रेडेड टू अ ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो बाय मेरिट। तो अपनी ये इससे जो अपर मिड स्केल एसेट्स हैं इसमें ये क्या करेंगे, एडिशन ऑफ न्यू इन्वेंट्री ऑफ 142 रूम्स बाय एक्विजिशन ऑफ ट्रिनिटी बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल। तो यहाँ पे 142 रूम इनके पास एडिशनल आएंगे ये वाला एक्वायर करके, और वो जो एक्वायर करेंगे उसको ये रीब्रांड करेंगे ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो और बाय मैरियट के अंदर वो रन करेंगे रीब्रांड करके। तो वो जो रीब्रांड करेंगे वो रीब्रांडिंग के बाद जो वो होटल है वो अपर मिड स्केल में आ जाएगा, अभी वो मिड स्केल में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपर मिड स्केल इन्वेंट्री टू रिड्यूस बाय 331 रूम्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 331 रूम्स हैं पुणे और जयपुर के ACIC वाले, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोर्टयार्ड बाय मेरियट एंड ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो बाय मेरियट में। तो वो ऑफ कोर्स मिड स्केल से ऊपर रीब्रांडिंग होके वो अपर स्केल में चले जाएंगे, तो यहाँ से कम हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इन्वेंट्री सेम रहेगी लेकिन पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करने का ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, दिखा भी दिया है कि अपर मिड स्केल और अपर अप स्केल के रेवपार और एवरेज रूम रेवेन्यू में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। 631 रूम्स इन ACIC पोर्टफोलियो टू स्टेबलाइज ओवर FY26। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि सिर्फ इनका जो 10% का रेवेन्यू ग्रोथ है वो क्यों रहा है। वो इसीलिए रहा है
बिकॉज ये बहुत पहले से ही बात करते आ रहे हैं, इट्स नथिंग न्यू एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज, इट वाज अ प्लान्ड एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको आई थिंक पॉली नहीं KEI के केस में बताया था कि उनका जो एक डिवीजन है EPC का वो 60% से रिड्यूस हुआ है। वो क्यों हुआ है? वो एक प्लान्ड एक्सरसाइज है, इट्स नॉट अ नेगेटिव सरप्राइज। वो अपना EPC का डिवीजन कम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के प्लान के अंडर है। तो ये चीज़ भी मैनेजमेंट के प्लान के अंदर है। 631 रूम्स अक्रॉस 6 होटल्स इनके ACIC पोर्टफोलियो में, जो उन्होंने 10 अगस्त 2024 को एक्वायर किया था, या थ्री में एक्वायर किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको बता देता हूँ, 23 में 10 अगस्त 2023 में इन्होंने एक्वायर किया था ACIC के 6 पोर्टफोलियो होटल्स को, जिसमें 631 रूम्स थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो ACIC के पोर्टफोलियो का वो जो 631 रूम्स थे ना, वहाँ पे एबिटा निकल नहीं रहा था, 32% का एबिटा था। फिर उन्होंने इसको धीरे धीरे धीरे, और वो उस टाइम पे मैरियट फ्रेंचाइजी बेस्ड थे। अलग अलग चीज़ होती है, एक मैरियट मैनेज्ड अलग चीज़ है, जहाँ पे मैरियट मैनेज कर रहा है उस चीज़ को अपने आप घुस के खुद पर्सनली। एक होता है मैरियट ने फ्रेंचाइजी दे दी, कोई भी रन कर रहा है, बट मैरियट के नाम पे रन कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। ACIC का जो पोर्टफोलियो था, जब वो 32 जब इन्होंने एक्वायर किया तो 32% के अराउंड उसके एबिटा मार्जिन थे, जिसको ये एसेट एबिटा भी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत कम है, बिकॉज इनका जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 39-40% के एबिटा मार्जिन आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वो पहले मेरिट फ्रेंचाइजीज के थ्रू रन होता था, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको रिकवर किया, और जो भी ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइजेज इन्होंने रन करी होंगी उस पोर्टफोलियो में, धीरे 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 36 एबिटा पे लाए उसे, फिर 37-38% के एबिटा पे लाए। अब इन्होंने क्या किया कि इस बारी ये ट्रांजिशन कंप्लीट किया, इन्होंने एक अच्छा सा ट्रांजिशन किया, जिसमें कि जो मैरिट फ्रेंचाइजी बेस्ड ये 631 रूम्स ACIC के अंदर रन करते थे। ACIC एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर 6 होटल्स हैं और 631 रूम्स हैं रादर, ठीक है। तो उस पोर्टफोलियो को मैरिट फ्रेंचाइजी रन करती थी, फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑपरेशंस होते थे। अब उन्होंने पूरा ट्रांजिशन करके मैरियट मैनेज्ड कर दिया है। तो उस ट्रांजिशन में जो भी ये ट्रांजिशन हुआ, ये इस क्वार्टर में हुआ। तो जो इनका ACIC वाला पोर्टफोलियो है उसमें कोई ग्रोथ नहीं आया, वो पूरा का पूरा फ्लैट था पोर्टफोलियो, और इस वजह से जो आपको टॉप लाइन का ग्रोथ है वो सबड्यूड दिखेगा 10% पे। तो दो यहाँ पे रीजंस हैं क्यों। एक तो जब मैरियट फ्रेंचाइजी से मैरियट मैनेज्ड की तरफ ये पूरा ट्रांजिशन हुआ ACIC पोर्टफोलियो का 631 रूम्स का, तो सबसे पहले जो लो मार्जिन अकाउंट्स थे वो हटाए गए, एक बैंडविड्थ क्रिएट करी गई, ताकि बिकॉज अब मैरिट खुद से मैनेज कर रहा है तो वो चाहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा जो कस्टमर्स को केटर करे, अकाउंट्स को केटर करे, वो हाई मार्जिन हो, तो आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ता है। इस वजह से क्या हुआ, ACIC का जो ये पर्टिकुलर 631 रूम्स का जो पोर्टफोलियो था, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई, YOY पूरा फ्लैट पड़ा हुआ था। इस वजह से आपका जो रेवेन्यू है इस बार कम थे, नॉट बिकॉज डिमांड में कोई स्लो डाउन है। अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर मैनेजमेंट बोलता कि डिमांड में ACIC वाले जहाँ जहाँ पे भी ACIC पोर्टफोलियो है हमको वहाँ डिमांड में प्रॉब्लम आया, तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू रिंग द अलार्म कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। डिमांड जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि डिमांड में प्रॉब्लम आया, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। वहाँ से फिर ऐसा होता है कि ओके अब आप अपना डिसीजन बनाओ, इफ़ यू वांट टू ट्रिम योर पोजीशन या ऐड पोजीशन, या पूरा कंप्लीटली आउट ऑफ द पोजीशन होना है आपको। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, यहाँ पे था कि ओके ट्रांजिशन फेज चल रहा है। ट्रांजिशन में भी अच्छी बात क्या हुई, 36% के जो एबिटा मार्जिन थे, और इस ACIC वाले पोर्टफोलियो में सिर्फ YOY फ्लैट ग्रोथ रहा है, कोई ग्रोथ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो एबिटा मार्जिन है वो 3% से इन्होंने बढ़ाए हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन। आपके जो सेल्स है वो नहीं बढ़ी, सेल्स पिछले साल भी उतनी थी ACIC के अंदर 631 रूम्स को मिला के, इस बार भी उतनी है, लेकिन जो आपका एबिटा है वो 36% से 39 पॉइंट समथिंग परसेंट पे आ गए हैं। और मैनेजमेंट का कहना ये है, बिकॉज SOIC आप लोगों को पता ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, जो उसमें इश्मोहित हैं, वो भी अर्निंग्स कॉल अटेंड किया था उन्होंने, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या 15-16%, आई एम नॉट 10-15% ग्रोथ में वापस आ पाएगी सैमी होटल्स। तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि हमारा जो ये इस बारी ACIC फ्लैट ग्रोथ रहा है वो आगे नहीं होगा। आगे जो ACIC के 39% के भी रेवेन्यूज़ हैं वो भी आगे जाके इंक्रीज़ होंगे, देयर इज़ मोर रूम फॉर एक्सपेंशन। और पूरा ओवरऑल जितना भी होटल का पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी सैमी के जो मैनेजमेंट है, आशीष जाखन वाला, उनका ये कहना है कि 41-42% पे हमारे भी आ जाएंगे, जैसे कि और इंडस्ट्री वाइज और प्लेयर्स के मार्जिन हैं। इश्मोहित ने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि हमारे क्या मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड वुड दे कम इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो मैनेजमेंट का यही कहना था कि यस, कि जो भी आपने नंबर बोला है 41-42% बोला था उन्होंने, तो वहाँ तक का हमारे पास एक्सपेंशन का स्कोप है, एंड देयर इज़ अ विजिबिलिटी फॉर दैट मार्जिन एक्सपेंशन ऑल्सो। तो
ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, कैस्पिया दिल्ली विद 142 रूम्स टू बी रेनोवेटेड एंड रीब्रांडेड टू फेयरफील्ड बाय मेरिट। अगेन वही चीज़, कैस्पिया में 142 रूम्स को ये रेनोवेट करेंगे, रीब्रांड करेंगे फेयरफील्ड बाय मेरिट, तो वो इन्वेंट्री आ जाएगी अपर मिड स्केल एसेट्स में। ओके, अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, जो कैस्पिया दिल्ली वाला है वहाँ से इनका ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं, एबिटा नहीं आता है, 1 करोड़ का हार्डली एबिटा आता है। तो वहाँ रेनोवेट होके अच्छी बात ये हो जाएगी कि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब लास्ट के सेगमेंट में आते हैं मिड स्केल एसेट्स में, जो इसका आप कह सकते हैं कि मास के जिस सेगमेंट में मास को केटर करता है, राइट। अब इसमें आप देखें, लास्ट सबसे छोटा सेगमेंट है इनका, 32% ऑफ द टोटल रूम इन्वेंट्री, ओके, 15% ऑफ द एसेट रेवेन्यूज एंड 8% फ्रॉम फूड एंड बेवरेज। यहाँ पे आप देखो ARR और रेवपार और कम हो जाएगा। अपर अप स्केल एंड अप स्केल में बहुत ज़्यादा था, ARR 10,000 समथिंग था। अगर अपर मिड स्केल में आप देखेंगे तो 6,000 रुपीज़ का ARR था। मिड स्केल में आप आते आते देखेंगे ARR सिर्फ 4,000 रुपीज़ का हो गया है। और ये उस जो जो सेक्टर में ये होटल्स हैं मिड स्केल एसेट्स में, जो इनकी प्राइसिंग है वो ऐसे ही है, इट्स नॉट गोना चेंज। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो अपर अपस्केल एंड अपस्केल एसेट्स में ऐड हो। ओके इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। मिड स्केल इन्वेंट्री टू इंक्रीज बाय 165 रूम्स, कैसे 11 रूम्स इन हॉलीडे इन एक्सप्रेस कोलकाता, वो जो ऑलरेडी दिसंबर में खोल चुके हैं, ये दिस इज़ ऑलरेडी रनिंग। 54 रूम्स इन हॉलीडे इन एक्सप्रेस वाइटफील्ड बेंगलुरु, ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। एंड कैस्पिया प्रो इन ग्रेटर नोएडा हैज़ रीओपनड एज अ हॉलीडे इन एक्सप्रेस विद 133 रूम्स इन दिसंबर 2024। सॉरी, जो मैंने ऊपर 11 रूम्स इन हॉलीडे इन एक्सप्रेस कोलकाता बोला था, 11 रूम, यस इट इज़ अंडर प्री ओपनिंग, जो कि इस अभी हो जाएगा, FY25 में ही हो जाएगा, मींस इस क्वार्टर में हो जाएगा। और जो 54 रूम्स वाला जो इसके ऊपर लिखा है हॉलीडे इन एक्सप्रेस विद 133 रूम्स, ये ऑलरेडी खुल चुका है। तो आगे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब आप ये चीज़ देखो, ग्रोथ इनिशिएटिव, नेक्स्ट दो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कंफ्यूजिंग हो सकती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड्स अगर आपको समझ आ गई, आपको सैमी का जो प्लान है बिजनेस का और जो उनका जो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है वो पूरा समझ आ जाएगा। अब आप देखो अपर अप्स की, ये मैंने आपको बताया 3 सेगमेंट में ये इन्वेंट्री ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखो ग्रोथ इनिशिएटिव्स अंडरवे। अब अपर अप स्केल एंड अप स्केल में देखो, वी प्लान टू डबल आर इन्वेंट्री इन द अपर अप स्केल एंड अप स्केल सेगमेंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मैंने बताया डबल कर रहे हैं इन्वेंट्री को सबसे बढ़िया वाले सेगमेंट में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब आप देखो ए क्या है, एडिशन ऑफ रूम्स, ये सब आप बेसिकली पढ़ सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई वही चीज़ इन्होंने लिखी है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है दिखाने का, एसेट रेवेन्यूज आप देखो पर की 4 पॉइंट, अपर अप स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला वाला सेगमेंट है 4649 मिलियन, मीन्स 4.3 मिलियन रुपीज़ पर की, मीन्स 43 लाख। 4.3 मिलियन आपको पता हो, अगर लाख में कन्वर्ट करना है, 43 लाख रुपीज़ पर की का एसेट रेवेन्यू जनरेट होता है अपर अप स्केल में ऑन एन एवरेज। और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कितनी है उस अपर अप स्केल में, रूम्स कितने हैं अभी 1074। प्लान इन्वेंट्री कितनी है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, जिसमें से भी 1 ईयर में भी कुछ खुलेंगे, फिर 1.5 ईयर्स में भी कुछ रीओपन होंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी कुछ रीओपन होंगे। तो 2 ईयर्स तक बेसिकली, आज से नेक्स्ट 2 ईयर्स तक कभी भी, चाहे वो 6 मंथ्स बाद हो, 8 मंथ्स बाद हो, 1 ईयर बाद हो, 1.5 ईयर्स बाद हो, चाहे 2 ईयर्स तक हो, प्लान्ड इन्वेंट्री कितनी है 2013 तक ये लेके जाएंगे, विच मीन्स 87% में इंक्रीज होगा अपर अप स्केल एंड अप स्केल के इन्वेंट्री का, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स, जो मेरे को लगा कि बहुत ही अच्छा प्लान है ये। और यहाँ पे की का रेवेन्यू आप देखो, पर की का 43 लाख, जो मैंने आपको बताया। अब अपर मिड स्केल में आओ, जो सेकंड वाला जो मिडिल वाला इनका सेगमेंट है, जो कर रहे हैं वो तो मैंने ऑलरेडी आपको तीनों सेगमेंट में अलग अलग से बता दिया। इसके मेरा एसेट रेवेन्यू पे ही बेसिकली मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पे कितना है 22 लाख रुपीज़ पर की। ऊपर वाले सेगमेंट में कितना आ रहा था 43 लाख रुपीज़ पर की, यहाँ पे कितना आता है 2.2 मिलियन। उसको आप लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 लाख रुपीज़ पर की में इनका अपर मिड स्केल का रूम का की का प्राइस आता है, जो भी इनको मिलता है उससे। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कितनी है 2163, और -11% से कम हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो -11% से कम हो रही है इन्वेंट्री अपर मिड स्केल में, तो ये तो अच्छी बात कैसे हुई? क्यों ये अच्छी बात क्यों हुई? क्योंकि जो भी रूम यहाँ पे 331 जो मैंने आपको बताया था, वो अपर मिड स्केल से कन्वर्ट होके, रीब्रांड होके, रेनोवेट होके, मॉडिफाई करके, उसको अच्छे से बना के वो अपर अप स्केल में चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली
बेसिक मैथ अगर हम लगाएंगे, जो मेरे रूम्स, जो मेरी इन्वेंट्री अपर मिड स्केल में थी, वो मैंने रेनोवेट करके अपर अप स्केल में लगा दी, तो अपर अप स्केल में तो बढ़ गई 331 रूम से, लेकिन 331 रूम से नीचे भी तो कम हो जाएगी मिड स्केल में। तो कट टू कट अगर हम बात करें, अल्टीमेटली वो फ़ायदा ही हुआ है कंपनी को, बिकॉज यहाँ पे पर की आपको 22 लाख रुपीज़ मिल रहा है, लेकिन वो 331 रूम्स अगर आप अपर अप स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको जो पोटेंशियल रेवेन्यू का वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, 43 लाख का हो जा रहा है वहाँ पे पोटेंशियल। तो जो 331 रूम्स आप कन्वर्ट करेंगे अपर मिड स्केल से अपर अप स्केल एंड अप स्केल में, तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है इवेंचुअली। और मिड स्केल में आप देखेंगे यहाँ से भी 10% इनको इन्वेंट्री बढ़ाने का इनका प्लान है, और 12 लाख रुपीज़ पर की यहाँ पे इनको मिलता है मिड स्केल में। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये था इनके क्या क्या प्लान है। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, समरी ऑफ ग्रोथ प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया FY25 में कौन कौन से होटल्स इनके ओपन हो रहे हैं, कौन प्री ओपनिंग है। तो FY25 मतलब ये जो मार्च, अभी 2 महीने ही बचे हैं, फेब और मार्च में कौन कौन से कितने रूम्स इनके होने वाले हैं। अब आप देखो, एक सेकेंड, कैस्पिया प्रो ग्रेटर नोएडा 133 रूम कितने ऐड हो रहे हैं, 133 कन्वर्जन हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहे हैं। तो कन्वर्जन टू हॉलिडे इन एक्सप्रेस, ये 133 रूम इनके पास ऑलरेडी थे, लेकिन वो एक छोटे वाले सेगमेंट में थे, जो इतना जहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, पोटेंशियल नहीं रहता है, उसको ही कन्वर्ट किया है हॉलिडे इन एक्सप्रेस में। कैस्पिया प्रो को जो ग्रेटर नोएडा में है, वो 133 रूम्स हैं, उसमें ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ से होता नहीं है, बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं है दिखने का। ऑलरेडी उसको ओपन कर चुके हैं हॉलिडे इन एक्सप्रेस से, मीन्स हॉलिडे इन एक्सप्रेस अब उसको रन कर रहा है, तो वहाँ से रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ेगा आपका। न्यू ओपनिंग कौन सी है, नीचे वाले में आओ, हॉलिडे इन एक्सप्रेस कोलकाता को, ये अंडर प्री ओपनिंग है, 1 रूम यहाँ से ऐड होंगे, ये एग्जिस्टिंग रूम्स नहीं है, ये न्यू रूम्स, न्यू इन्वेंट्री ऐड होगी, तो यहाँ से न्यू पोटेंशियल आएगा रेवेन्यू जनरेट करने का, जो होने वाला है। फिर अंडर प्री ओपनिंग है, तो मतलब अगले नेक्स्ट 2 मंथ में हो जाएगा। एस्टिमेटेड कंप्लीशन वैसे भी इन्होंने FY25 लिखा है, तो उसमें 2 महीने ही बचे हैं अब। हॉलिडे इन एक्सप्रेस वाइटफील्ड थर्ड वाला आप देखो, 56 रूम से सेम होटल में ये एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 56 रूम्स नए आएंगे वहाँ पे, तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन का पोटेंशियल आएगा। एंड अच्छी बात ये है कि डिमांड में कोई स्लो डाउन नहीं है, इट्स जस्ट कि वहाँ पे अगर ये 56 रूम खोल रहे हैं ना वाइटफील्ड बेंगलुरु में, ये अगर 100 भी खोलते तो ये 100 भी सारे के सारे इनके बिक जाते या फिर ऑक्यूपाई हो जाते। डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि इन्वेंट्री अभी इतनी है इनके पास और पोटेंशियल इतना ही है, और ज़्यादा रूम खोलते तो ज़्यादा इनको मिलता। सो डिमांड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो जितनी जितनी इन्वेंट्री खुलती रहेगी उतना उतना रेवेन्यू इनका बढ़ता रहेगा। करंटली अंडर रेनोवेशन और एक्सपेंशन, बाकी आप ये पॉज करके देख लें, सारा बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है न्यू ओपनिंग या फिर जो भी ग्रोथ प्रोजेक्ट के नीचे जो भी लाइंस लिखी हैं, ये न्यू ओपनिंग और एक्सपेंशन ऑफ इन्वेंट्री जहाँ पे लिखा है, आपको ये समझना है कि ये नए हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग नहीं थे ये रूम्स, ये नए हो रहे हैं, मतलब ये नया इन्वेंट्री ऐड हो रहा है और नया रेवेन्यू पोटेंशियल ऐड हो रहा है कंपनी के पास। जहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन लिखा है, वहाँ पे आपको समझना है कि ऑलरेडी वहाँ से रेवेन्यू आता है, बट आफ्टर दिस कन्वर्जन इज कम्प्लीटेड, आफ्टर दिस रेनोवेशन इज कम्प्लीटेड, तो रेवेन्यू अगर वहाँ पे 4000 का आ रहा है, तो उसके बाद वो रेवेन्यू 6000, 7000, 5000, 8000 तक का आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस अपर अप स्केल में ऐड कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अपर मिड स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है, राइट। ओके, आई थिंक ये ये तो मैं आई थिंक बता चुका हूँ। जो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो मैंने आपको बताया था कि वेस्टिन एंड ट्रिब्यूट के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट Q2 में इन्होंने इनमार होटल्स को एक्वायर किया है वाइटफील्ड में, जहाँ पे 142 रूम्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। तो वो वाली स्लाइड आप देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो रेड वाला में इन्होंने स्क्वायर कोई रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा है एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग होटल। वहाँ पे आप देखो 142 ऑपरेटिंग गेस्ट रूम्स विद 3 F&B फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स एंड फंक्शन स्पेसेस टू बी रेनोवेटेड एंड रीपोजिशन टू द अपर अपस्केल सेगमेंट, जो मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा वाला। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो बाई मेरिट, जो पहले भी ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो मैंने इसमें डिस्कशन किया है, तो वही ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ। स्केड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल अंडर न्यू ब्रांड पोस्ट रेनोवेशन इन FY28। अब बगल में आप देखो ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, दैट इज़ अ प्रपोज्ड न्यू ब्लॉक। ये खाली अभी लैंड है, ये तो इन्होंने पिक्चर में दिखाया कि ऐसा दिखेगा, वहाँ पे अभी लैंड है, वहाँ पे कोई होटल नहीं है, कोई रूम की इन्वेंट्री नहीं है। तो वहाँ देखो प्रपोज्ड 220 गेस्ट रूम्स होटल विथ 3 F&B आउटलेट्स एंड फंक्शन स्पेसेस
टू बी पोजिशन टू एन अपर अपस्केल सेगमेंट होटल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर वेस्टिन ब्रांड बाय मेरिट। मेरिट की भी बहुत सारी ब्रांड है, ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो, फेयरफील्ड बाय मेरिट, वेस्टिन एंड ट्रिब्यूट, जो मैंने आपको बताया कि जो साइड में ये खोलेंगे 220 का, जहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच बिल्डिंग को अपना खड़ी करेंगे, वो तो वेस्टिन के अंदर मेरिट रन करेगा, और जो एग्जिस्टिंग 142 रूम्स का है वो ट्रिब्यूट के अंदर रन होगा। दोनों मेरिट का है, दोनों ब्रांड मेरिट की, वेस्टिन भी एंड ट्रिब्यूट भी। लेकिन जो 142 रूम्स वाला है वो वेस्टिन वो ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो के अंदर आएगा, और दूसरा वाला जो है जो प्रपोज्ड है वो वेस्टिन के अंदर आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। अब मैं बात करता हूँ अर्निंग्स कॉल में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हैं। मैंने म्यूटेड ग्रोथ का आपको रीज़न दे दिया। ACIC पोर्टफोलियो वाज फ्लैट, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आपका रेवेन्यू इस बार ज़्यादा नहीं रहा है। बट थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं देता है बिल्कुल। द मैनेजमेंट नेवर गिव्स एनी गाइडेंस, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करता देने की। हमेशा बोलता है कि वी डोंट प्रोवाइड एनी गाइडेंस, वी डोंट प्रोवाइड एनी गाइडेंस। लेकिन उनको उनके सुनने से ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव है अपनी जो गाइडेंस देता भी है, डबल डिजिट रेवेन्यू की गाइडेंस दे रहा है। बट मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गाइडेंस है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पूरा लॉजिक दिखाया कि पूरा इनका प्लान क्या है, अच्छी अच्छी जगह अपनी इन्वेंट्री बैठा रहे हैं ये, और जितनी भी कन्वर्जन भी कर रहे हैं तो अपर अप स्केल में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सिंस डिमांड, मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं बोला, चाहे वो किसी भी होटल का मैनेजमेंट है, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है रूम्स की और डिमांड कम हो गई है, रेवपार में प्रेशर आ रहा है। कोई नहीं, इंडस्ट्री डायनामिक्स सब अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है। Q4 तो इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ पर द मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि डबल डिजिट से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे, बट देखना पड़ेगा। इसको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, एंड इट कैन बी वन ऑफ द रिस्क। अगर आप मुझसे पूछें, अगर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये, फाइनेंस कॉस्ट अपनी कम कर रहे हैं और एबिटा इनका बहुत अच्छा है, ESOP एक्सपेंसेस ये कम कर रहे हैं, टैक्स इनको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए देना नहीं है। तो आप चाहें तो 10-12% का ग्रोथ करके अपने एबिटा में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, बट मुझे उतना चीज़ वो फिर पसंद नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ 10 से 15% ग्रो करते रह जाएंगे तो देखना पड़ेगा Q4 में इनका कैसा ग्रोथ रहता है और आगे जाके कैसा ग्रोथ करते हैं। 15 to 20%, मतलब 20% से नीचे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसमें। 15 से अगर नीचे इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है तो मैं अब एक सही टाइम देख के एग्जिट कर लूँगा। ग्रोथ का मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एक चीज़ पे इस, अगर कोई मुझे अभी रिस्क बताना है तो यही हो सकता है कि ग्रोथ को देके आप ध्यान देना कि ग्रोथ बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रही है। मेरे को लगता है बढ़ेगी, बट अगेन कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। सो प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन। मेरा पैसा मैंने लगाया है, अगर नुकसान होगा तो मेरा होगा, मेरे कहने पे आप अपना पैसा लगाएंगे, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी आ, ये चीज़ मैंने ये चीज़ मैंने बता दी, ये भी मैंने बता दी। नेट डेट इनके पास कितना है? नेट डेट इनके पास है अभी 2060 करोड़ का। ग्रॉस डेट कितना है? 2200 करोड़ का। अब ग्रॉस डेट नेट डेट में फ़र्क क्या होता है? ग्रॉस डेट आपका एक्चुअल डेट होता है, बट आप जितना भी आपके पास कैश है अगर आप उसको माइनस करेंगे तो आपका नेट डेट आता है। तो पहले इनके पास कैश बहुत ज़्यादा था, राइट, अभी एक दो क्वार्टर्स पहले, तो उनका ग्रॉस डेट तो मोटा माटी पिछले कई क्वार्टर से ऐसे इसी लेवल पे है, 2200 करोड़ के लेवल पे। लेकिन डेट, नेट डेट इनका पहले कम था, 1800 समथिंग का था, लेकिन अभी वो नेट डेट बढ़ गया है बिकॉज इन्होंने कैश कंज्यूम किया है। किसमें? जो इनमार का इन्होंने होटल एक्वायर किया है, इनमार टूरिज्म का, जो मैंने अभी वाइट वेस्टिन एंड ट्रिब्यूट वाला जो बताया था, उसके एक्विजिशन में भी पैसा लगता है, वो होटल एक्वायर करने में भी पैसा लगा है। तो उनका जो कैश है वो वहाँ पे खर्च हो गया, इसीलिए जो उनका नेट डेट है वो ज़्यादा हो गया। और पहले इनका गाइडेंस था FY25 के एंड होते होते इनका नेट डेट बाई एबिटा जो होगा वो 3.5x पे आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ये गाइडेंस कर रहे हैं 4.5 पे, बिकॉज अगेन उन्होंने जो इनका पास कैश था, जो पैसा पड़ा हुआ था, वो उन्होंने केपेक्स कर दिया, बेसिकली ग्रोथ के लिए आगे यूज़ कर दिया। नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज अभी अगर पोर्टफोलियो ठीक से नहीं खरीद के बैठेंगे, एक्वायर नहीं खरीद के बैठेंगे, तो जब डिमांड आगे से आएगी उसके लिए यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। सो मुझे ये पॉइंट पे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ एक रिस्क हो सकता है इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। डेट ये किस हिसाब से कर रहे हैं, और कंपनी का मानना ऐसा है कि हम अभी पीक लेवरेज पे हैं, इससे ज़्यादा लेवरेज हम अपनी बैलेंस शीट को नहीं होने देंगे। दूसरा, नेक्स्ट ईयर के लिए कह रहे हैं हमारा 200 करोड़ का केपेक्स होगा, 50 करोड़ न्यू रूम ओपनिंग में होगा और 140 करोड़ के अराउंड जो वेस्टिन है और ट्रिब्यूट वाले पोर्टफोलियो में उनका होगा। एंड FY27 और 28 में 150 करोड़ ईच ईयर इनका केपेक्स होगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि जितना भी केपेक्स आगे जाके करेंगे ये अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे,
कोई फ्रेश डेट ये नहीं ले रहे हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर अब ये और डेट लेंगे तो इनका फाइनेंस कॉस्ट फिर बढ़ जाएगा, फिर इनको लेवरेज नहीं मिल पाएगा। तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट कि ये और डेट ना लें, बिकॉज अभी एक्चुअली ये पीक लेवरेज पे, ये खुद भी ना बोले कंपनी कि हम पीक लेवरेज पे हैं, लेकिन वो तो क्लियरली दिख रहा है कि इससे ज़्यादा लेवरेज इज़ नॉट गोना बी सस्टेनेबल, थोड़ा रिस्क आ जाएगा अगर इससे ज़्यादा लेवरेज अब कंपनी पे होता है। बाकी ये क्या कर रहे हैं, एसेट रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे इनके ऐसे होटल्स हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और कंपनी ये चाह रही है कि इन एसेट्स को बेच के, इन होटल्स को बेच के जो भी पैसा मिलेगा हम उसको हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट में, हाई ग्रोथ मार्केट्स में, चाहे वो माइक्रो मार्केट्स हो, हाईटेक सिटी हो, वाइटफील्ड बेंगलुरु हो, या फिर श्री पेरम्बुदुर हो चेन्नई में, कोयम्बटोर में, वाइजैग में, जहाँ पे अच्छा डिमांड आ रहा है, रेव पर अच्छे से बढ़ रहा है, डिमांड बहुत अच्छा है, वहाँ पे ये खर्च करें उस पैसे को। तो 200 to 250 करोड़ का एसेट रिसाइकलिंग होगा। एसेट रिसाइकलिंग मतलब बेसिकली अपने एसेट्स को बेचना और उससे पैसा निकालना। तो 200 करोड़ वहाँ से ये उठा सकते हैं। द कंपनी इज़ पॉजिटिव अबाउट इट, बट देखना पड़ेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको पता चलेगा। अब देखो थोड़ा ही बचा है, FY25 में कितने रूम्स ऐड कर रहे हैं ये, ऑलमोस्ट 111 कोलकाता में हॉलीडे इन, 56 वाइटफील्ड में हॉलीडे इन, दोनों हॉलीडे इन के हैं। ये न्यू इन्वेंट्री है, वैसे मैंने ऊपर आपको टेबल दिखा दिया है। और 133 कन्वर्जन टू हॉलीडे इन जो भी करेंगे तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होगी, तो आप ऐड कर लीजिए 111 प्लस 56 प्लस 133, जितना भी होता है ये आपका FY25 के एंड होते होते इतने रूम्स आपके और आ जाएंगे। FY26 में इनके 162 न्यू रूम्स आएंगे, जो नेक्स्ट ईयर आएंगे 54 रूम्स। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वैसे टेबल, बट एक आइडिया आपको देने के लिए कि कितने ऐड होंगे। FY26 में 54 रूम्स शेरेटन हैदराबाद में ऐड होंगे, 22 रूम्स हयात रेजेंसी में ऐड होंगे, और 86 रूम्स श्री पेरम्बुदुर में ऐड होंगे चेन्नई में। तो टोटल FY26 में 162 रूम्स ऐड हो जाएंगे, तो अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने का मिल सकता है कंपनी को। और FY27 में बहुत फार फेच्ड होता है, तो इसकी बात मैं नहीं करूँगा कितने रूम आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो आप जो मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको कि कब कब कंप्लीशन डेट है, वहाँ पे आपको देख सकते हो। एक साल से ज़्यादा के जो प्लान्स होते हैं मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बस एक हिंट ले लेता हूँ कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज एक साल बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है कि अभी ऑलरेडी FY26 शुरू भी नहीं हुआ है, तो FY27 की बात करके क्या फ़ायदा। बाकी लास्ट पॉइंट, ROCE। अभी कंपनी का एवरेज ROCE अगर सारे पोर्टफोलियो को मिला के देखा जाए तो 15 to 17% है, बट इसमें कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो हैदराबाद में है इनका, वहाँ पे ROCE अगर ROCE जिसे हम कहते हैं उसको अगर देखें तो 50% से अबव है। और बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ जहाँ पे रेवपार बहुत अच्छा है ना, जैसे आपका बेंगलुरु का मार्केट, कितने भी माइक्रो मार्केट्स हों बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में या फिर आपके हैदराबाद में, पुणे में, यहाँ पे जो ROCE है वहाँ के होटल्स का वो काफ़ी अच्छा है। तो वो भी आपको देखना है कि ROCE में भी एक स्कोप है, बिकॉज एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में भले ही आपका 15 to 16% ROCE है, लेकिन कुछ कुछ होटल्स ऐसे हैं जिसमें 50% तक ROCE जा रहा है। तो अगर ये अच्छी अच्छी लोकेशन में होटल्स खोलेंगे, लोकेशन मीन्स नॉट एज इन विजुअली बहुत अच्छी लोकेशन हो, अच्छी लोकेशन एज इन जहाँ पे ऑफिस स्पेस का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, जो एयर बिजनेस ट्रैवल है वहाँ पे बहुत अच्छा है, वो वाली लोकेशंस में अगर ये खोलेंगे तो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का ROCE भी आगे हो सकता है, अपवर्ड्स हो सकता है, और उससे भी इनको फिर अच्छा एवोल्यूशन मिलेगा। एक और रिस्क की अगर मैं बात करूं, आई डोंट थिंक वो लॉन्ग टर्म वाला रिस्क है, बट इनके जो PE इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक मार्च में 21 मार्च 2025 को उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो वो भी चीज़ आपको देखनी है, बिकॉज अगर वहाँ पे कोई ब्लॉक डील्स होती हैं, PE जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट लेते हैं, तो स्टॉक में एक प्रेशर आ सकता है। नो रिकमेंडेशन, नथिंग, ये जस्ट एक इंसाइट है जो मैंने शेयर करनी थी। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन मत लेना, एंड आई होप इतना ही है इस बिज़नेस के बारे में, इतना ही मेरे पास अपडेट है। कुछ और मिलेगा तो मैं और कमेंट्स में ऐड कर दूंगा जो मैं भूल गया हूँ, बिकॉज कई चीज़ें होती हैं जो मैं भूल जाता हूँ एक वीडियो में कवर करना, तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत चीज़ें होंगी जो मैं अभी भी भूल गया हूँ और इंपॉर्टेंट होंगी, तो मैं उनको कमेंट्स में पिन करके रख दूंगा। जैसे E2E में मैं ये पूरा चीज़ भूल गया था, डीप सीक का ऐड करना, तो वो मैंने कमेंट्स में ऐड किया था, एंड आई होप वो चीज़ें आपको और क्लियर करती होंगी जो भी सिनेरियो चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली अपार को डिस्कस करूँगा, आज करना था लेकिन सैमी का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था तो आज नहीं कर पाया, कल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।